वी टॉक टू गॉड थ्रू आवर हैबिट्स। पहले हमारे मन में एक ख्याल आता है और अगर हम उस ख्याल को पकड़े रखते हैं तब वो ख्याल नीचे उतरकर हमारे शरीर में आने लगता है हार्मोन्स और केमिकल्स की मदद से। अगर हम उस ख्याल को अपने शरीर में होल्ड करे रखते हैं और अपने एक एक सेल को उसी ख्याल से नहलाते हैं तब हमारे माइंड और हमारी बॉडी के फ्लेवर को चेंज करने के बाद वो ख्याल हमारी स्पिरिट के फ्लेवर को चेंज कर देता है। एंड दिस फ्लेवर डिटरमिन्स हु वी आर एट अ स्पिरिचुअल लेवल। जो भी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू बैड हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स की समरी नहीं देने वाला मैं आपको, बल्कि जो भी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं इससे आपकी और आपके आगे आने वाली हर जनरेशन की लाइफ सेम नहीं रहेगी। तो अपनी सीट बेल्ट को बांध लो और चलो साथ चलते हैं एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में जहां पर आपने अपनी हर बुरी हैबिट को फिक्स करके हर उस चीज को पा लिया है जिसे आप पाना चाहते हो। चैप्टर नंबर 1, हाउ हैबिट्स फॉर्म। हैबिट्स को मास्टर करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है कि हैबिट्स बनती कैसे हैं। जब भी हम कोई नया बिहेवियर परफॉर्म करना शुरू करते हैं और वो बिहेवियर अभी हमारी हैबिट नहीं बना होता तब वहां पर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारा बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट लगता है। हमें बार बार चूज करना होता है कि हाँ मुझे यही काम करना है और मुझे किसी भी फालतू की डिस्ट्रैक्शन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना। जब भी आप लैपटॉप खोल के सामने काम करने की कोशिश कर रहे होते और आपके अंदर टेम्पटेशन आती है कि मैं फोन को भी चेक कर लूं, तब उसका मतलब यही होता है कि आपके अंदर ये चॉइस ही तभी उठ रही है बिकॉज आपकी अभी हैबिट नहीं है काम करने की। सो आपको अपने ऊपर से चॉइस का लोड हटाना। यू हैव टू बिकम चॉइसलेस। कितने सारे स्पिरिचुअल गुरुज आपको आकर यही बोल गए हैं बिकम चॉइसलेस। चॉइसलेस होने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी फ्री विल को उठाकर फेंक दिया है। उसका मतलब ये कि आपने क्लैरिटी आ गई है कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। आप बार बार अपने रास्ते में रुक कर ये नहीं क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या मुझे वापस से यू टर्न लेना है, मुझे लेफ्ट जाना है, मुझे राइट जाना है। नो, आपने ये चूज कर लिया है कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है और आप बार बार अपनी चॉइस को डाउट नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है कि मैं सही हूं गलत हूं। आप में क्लैरिटी है कि हाँ जो भी मैं कर रहा हूं वो सही है। तो जब भी हम हैबिट फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बार बार तंग करने और उसे ऐसा फील करने के बजाय कि वो हर काम को पहली बार कर रहा है, आप क्या करते हो, आप अपना सारा वर्कलोड दिमाग के इस इजीली थकने वाले हिस्से को देने के बजाय आप अपना वर्कलोड दिमाग के एक दूसरे हिस्से को देते हो जिसे बोलते हैं बेसल गैंग्लिया, जो इस पूरे वर्क प्रोसेस को ऑटोमेटाइज कर देता है। और आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ऐसे समझ सकते हो, इट इज लाइक अ न्यू बिजनेसमैन जिसके पास कोई एम्प्लॉयज नहीं है। सारा वर्कलोड उस बेचारे एक इंसान के ऊपर है और उसे सारा काम खुद ही करना पड़ता है। बट बेसल गैंग्लिया इज लाइक ओल्ड मनी। उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और वो ज्यादा खुद कुछ मेहनत नहीं करता, उसके पास सिस्टम्स क्रिएट करने की नॉलेज है। तो बेसल गैंग्लिया हर प्रोसेस को ऑटोमेटाइज कर देता है। बट ये पूरा प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई गोल बनाते हो, लेट्स से अगर आपको इस महीने 4 किलो वेट लूज करना है और आप उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनाते हो, तब आप ज्यादा समय तक अपने इस नए बिहेवियर को सस्टेन नहीं कर पाओगे। या तो आप थोड़ा सा वेट लूज करने के बाद अपनी ओल्ड हैबिट्स के पास वापस चले जाओगे और जो भी आपने लूज करा था वो फिर से गेन कर लोगे, या फिर आप बीच रास्ते में ही क्विट कर दोगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी हमारी हैबिट्स गोल बेस्ड होती हैं उनको ना तो ऑटोमेटाइज करा जा सकता है और उनको ना ही सस्टेन करा जा सकता है। आप 2 कदम आगे चलोगे लेकिन फिर आपकी सेल्फ इमेज वापस से आपको वहीं खींच कर पहुंचा देगी जहां पर आप पहले थे। इसी वजह से जब भी हम हैबिट्स बिल्ड कर रहे होते हैं हमें गोल बेस्ड हैबिट्स नहीं बनानी होती, हमें आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनानी होती हैं। गोल इज एक्सटर्नल, आइडेंटिटी इज इंटरनल। तो जो भी चीज हमारे सोर्स के क्लोज होगी कि ये मैं हूं, जब मैं बोल सकूं कि मेरी एक बिहेवियर है और वो मेरी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, तब वो सस्टेन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बचपन में मेरी एक साइलेंट बच्चे की आइडेंटिटी होती थी और अगर मैं अपने आसपास के लोगों को देखकर ये सोचता भी था कि मुझे ज्यादा बोलना चाहिए, मुझे खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए, मैं खुद की पर्सनैलिटी को एक्सपैंड करने की कोशिश भी करता, लेकिन वो वापस से एक रबर बैंड की तरह वहीं पर आ जाती जहां पर मैं खुद को देखता था। बट आज के समय पर मैं ये बोलता हूं, I love to speak. I love to speak fast. I love to speak slow. I love to express my thoughts. I love to express my complex emotions. और जब भी मैं बोलता हूँ आज के समय पर, इवन दो आज भी ये है कि मुझे अकेले रहना पसंद है और मेरे को ज्यादा बोलना नहीं पसंद, लेकिन मैं फिर भी जब भी बोलना शुरू करता हूँ मेरा दिमाग मुझे बोलने के लिए डोपामिन हिट्स देता है। बिकॉज मैंने अपने दिमाग को ट्रेन करा है मुझे हर उस बिहेवियर के लिए मोटिवेट करने के लिए जो बिहेवियर मेरी हर उस स्किल को डेवलप करने में मदद करेगा जो मेरे गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी है। और इस केस में वो स्किल है स्पीकिंग। तो इस तरीके से आपने अपनी हैबिट्स को देखना होता है कि वो बस एक ऐसी चीज नहीं जो रिपीटेड एक्शन से बन जाएगी। नो, हैबिट का मतलब ये होता है कि मैं खुद को किस तरीके से देखता हूं। वरना आप कितना भी खुद को स्ट्रेच करने की कोशिश कर लो, आप वापस वहीं पर आ जाओगे और आप हमेशा आ जाते हो जहां पर आप खुद को देखते हो। नाउ सेकंड और थर्ड चैप्टर में ये समझते हैं कि प्रैक्टिकली ये पूरा प्रोसेस जो हमारी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस है, ये दिखता कैसा है। चैप्टर नंबर 2, हाउ मंक्स ब्रेक देयर हैबिट्स। देयर इज अ सीन इन द मूवी मैट्रिक्स जिसमें एक बच्चा अपने हाथ में एक स्पून पकड़कर बैठा होता है और वो बिना अपनी कोई फोर्स अप्लाई करे उसको देखते ही देखते बेंड कर देता है। तो जो मूवी का मेन कैरेक्टर होता है नियो, वो भी उस स्पून को उठाता है और वो उसे बेंड करने की कोशिश करता है, बट बच्चा उसे बोलता है डू नॉट ट्राई टू बेंड द स्पून,
बिकॉज अगर तुम स्पून को डायरेक्टली बेंड करने की कोशिश करोगे तो उससे पहले तुम्हें यह अज्यूम करना पड़ेगा कि स्पून एक रियल चीज है। इसके बजाय तुम बस सच को समझो, और सच ये है दैट देयर इज नो स्पून, द स्पून इज जस्ट अ कोड इन द मैट्रिक्स। और बिल्कुल इसी तरीके से जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, डिजायर्स होती हैं, जो भी हमारी अर्जेस होती हैं और जो भी हमारी हैबिट्स होती हैं, दे आर नॉट रियल। आपको खुद को बदलना इतना ज्यादा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आप अपने इस विश्वास के साथ अपनी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करते हो जैसे आपकी हैबिट्स आपके दिमाग में लिखे कोड से कुछ ज्यादा हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। एक मंक इस तरीके से दुनिया को देखता है जहां पर अगर उसको खुशी मिल रही है तो वो उस खुशी को भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, और अगर वो दुख में है, वो दर्द को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो उसको भी पकड़ कर नहीं बैठता है। वो इस तरह की डुअलिटी के पार जा चुका होता है और वो ये समझ जाते हैं कि अगर कोई इंसान उसको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर, एक लिखे हुए कोड से ज्यादा नहीं है और वो ऑटोमेटिकली चलता जा रहा है। जो भी इंसान कॉन्शियस होता है वो दूसरे को हेट नहीं कर सकता, बिकॉज कॉन्शियस होने का मतलब ये है कि मैं समझ पा रहा हूं कि सामने जो इंसान है वो मेरी ही छवि है। तो अगर एक मंक यहां पर बैठा हुआ है और उसको कोई इंसान हर्ट कर रहा है तो वो वापस से उस पर रिएक्ट नहीं करता, वो वापस से हर्ट नहीं फेंकता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड होने का मतलब ये है कि मेरे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है और मैं सोच भी नहीं रहा हूं कि मेरे को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए इस सिचुएशन के हिसाब से। मैं पास्ट के बेसिस पर चल रहा हूं। मेरे दिमाग में मेरे एनवायरनमेंट ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे स्कूल ने, मेरी सोसाइटी ने कोई सर्टेन प्रोग्राम्स डाले हुए हैं और मैं बस उन्हें बिना सोचे समझे अंधाधुंध होकर ब्लाइंडली अप्लाई करता जा रहा हूं, जिससे मेरी लाइफ क्या हो रही है, मेरी लाइफ एक लूप में चलती जा रही है। मैं गंदी हैबिट्स को रिपीट करता जा रहा हूं। तभी ओशो ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी। ओशो ये बोलते थे कि कभी भी अपनी बैड हैबिट्स को तोड़ने की कोशिश मत करो। सिमिलर चीज जो उस मैट्रिक्स में बच्चे ने बोली है कि अगर तुम अपनी हैबिट्स को तोड़ने की कोशिश करते हो तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम उस हैबिट को रीइंफोर्स कर रहे हो बाय फोकसिंग ऑल ऑफ योर एनर्जी ऑन दैट हैबिट। जिस भी चीज पर तुम अटेंशन पे करोगे वो चीज ग्रो करेगी। तो ओशो अक्सर ये एग्जांपल देते थे कि जब भी कोई इंसान उनके पास ये प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरे को सिगरेट पीने की लत लगी हुई है, तब ओशो कभी भी उसको मना नहीं करते कि सिगरेट उठाकर फेंक दो या फिर सिगरेट पीना बंद कर दो, सिगरेट तुम्हारे लिए हानिकारक है। नो, ओशो उन्हें ये बोलते कि जब भी तुम अपनी जेब से सिगरेट का डिब्बा निकालते हो, उसमें से एक सिगरेट निकालते हो, अपने मुंह पर लगाते हो और उसको जलाते हो, जस्ट बी कॉन्शियस थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस। अगर तुम खुद पर ध्यान दे रहे हो कि तुम ये पूरा कर क्या रहे हो, तुम खुद ही उसको छोड़ दोगे। बिकॉज जब भी आप कॉन्शियस हो जाते हो, जब भी आप में अकल आ जाती है, समझ आ जाती है, आप जोड़ पाते हो डॉट्स को कि अच्छा ये कर रहा था मैं खुद के साथ, आप में फ्री विल बढ़ जाती है। आप ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम की तरह एक्ट करने के बजाय आप एक ह्यूमन की तरह, एक कॉन्शियस बीइंग की तरह एक्ट करने लगते हो। आप ये समझ जाते हो कि आपकी हैबिट्स एक्चुअल में असली है ही नहीं। और जब भी आपके दिमाग में ये समझ आ जाती है कि हैबिट्स आर नॉट एक्चुअली रियल, आप बस उनमें बिलीव कर रहे हो और उनको पावर दे रहे हो, तब होता क्या है, आपके पास वो चाबी आ जाती है जिससे आप अपने मन में बैठे हर डोर को खोल सकते हो। बट अभी भी उस डोर में जो भी गंदगी पड़ी है उसको निकालने की और वहां पे अच्छा सामान डालने की जरूरत है। और इसके लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले हमारे बहुत से व्यूअर्स बोलते हैं कि सौरभ, ये वाली वीडियोस काफी हेल्पफुल हैं, बट वी वांट मोर हेल्प, ताकि हम इस सारी नॉलेज को इंप्लीमेंट कर पाएं। एंड फॉर दैट यू कैन ज्वाइन द अल्टीमेट मंक मोड चैलेंज, जिसमें आप साइंस और एंशिएंट विजडम की मदद से अपनी हैबिट्स, अपने डिसिप्लिन, अपने सेल्फ कंट्रोल और अपने इमोशन से जुड़ी हर रुकावट को साइड करके अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कैसे करते हैं ये सीख पाओगे। एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अ लाइव मंक मोड समिट, जिसमें मैं लाइव आपकी करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा और आप हमारी कम्युनिटी के बाकी मेंबर से इंटरेक्ट भी कर पाओगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए फर्स्ट लिंक पर क्लिक करो एंड यूज कोड MMS टू गेट 10% ऑफ। Chapter number 3, go beyond your environment, time and body. Your habits are basically defense mechanisms against your environment. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बचपन में आपके पेरेंट्स एकदम से आपको बहुत गुस्सा कर देते थे और एज अ डिफेंस आप खुद को छुपाते थे, अपने सर को नीचे ले जाके, अपने शोल्डर्स को ऊपर उठा के, और आपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरों की नजरों से बचने के लिए यही पोस्चर मेंटेन कर लिया। बिकॉज अगर आप नेचर में देखो तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई शेर है या फिर पीछे से कोई जानवर हमें अटैक कर सकता है, हम सबसे पहले झुक के अपने सर को, अपने मेन एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब भी एक इंसान हमेशा उसको ऐसा फील होता है कि वो डेंजर में है, उसके पेरेंट्स उसे ऐसा फील कराते थे, तो वो झुका ही रह जाता है और फिर यही सेम पोस्चर वो अपनी पूरी जिंदगी कैरी करता है। यानी जो एनवायरनमेंट उसके बचपन में था जिसने उसके इस पोस्चर को कॉज करा, वो एनवायरनमेंट अभी नहीं है, लेकिन वो अपनी बॉडी में उस एनवायरनमेंट का प्रूफ लेकर घूम रहा है प्रेजेंट में। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज ये बात आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जिनकी बॉडी में उनके पेरेंट्स की जजमेंट्स मैनिफेस्ट हो रही होती हैं स्टिफनेस और हेल्थ इश्यूज के रूप में।
फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स की अगर जजमेंट ऐसी रही होती है कि आपको एक सर्टेन वे में खड़े होना है, आपको अपने पेरेंट्स के आगे ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा लाउड आपको रोना नहीं है, आपको ज्यादा लाउड हंसना नहीं है। तो होता क्या है, जो एनर्जी एक बॉडी में फ्रीली फ्लो होनी चाहिए वो एनर्जी जगह जगह पर ब्लॉक हो जाती है, और जहां जहां पे वो ब्लॉक होती है वहां पर बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चे को सोचो, एक बच्चा किस तरीके से रोता है, किस तरीके से वो हंसता है। जब भी वो रोने वाला होता है वो पहले इस तरीके का उसकी यहां पे चिन के अराउंड, जॉ के अराउंड मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट क्यों होती है? बिकॉज वो चार्ज कर रहा होता है अपने इमोशंस को एकदम लाउड बाहर उस एनर्जी को फेंकने के लिए। बट जब आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि रोना नहीं है, तुम दूसरों के आगे मेरी बेइज्जती मत करवाओ, तो आप क्या करते हो, जो ये चार्ज यहां पर इकट्ठा हो रहा था आप उसको यहीं पर होल्ड कर देते हो। जो एनर्जी फ्रीली फ्लो होना चाहती थी, शक्ति फ्रीली फ्लो होना चाहती थी, आपने शक्ति को एक तहखाने में बंद कर दिया और आपने बोला कि तू यहीं पे सड़। और फिर क्या होता है, फिर बीमारियां होती हैं, आपकी जॉ बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। जॉ के टाइट होने के साथ साथ जस्ट बिकॉज आपका सर डायरेक्टली इसी जगह से कनेक्टेड है, आपका पूरा स्कल टाइट हो जाता है और आप हाँ या फिर ना नहीं बोल पाते हो। इस तरह के लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि अगर पेरेंट्स ने अपनी जजमेंट्स प्लेस करी होती है बच्चे पे और उनको बताया होता है कि तुम हमारे अकॉर्डिंग एक्ट करो, तो बच्चा हाँ या फिर ना बोल ही नहीं पाता है। कोई भी उसको आप काम दे दो वो बोलेगा कि ठीक है मैं कर दूंगा। कोई भी उसके अंदर से अर्ज आती है, कोई भी उसके दिमाग में ख्याल आता है, वो कहता है कि चलो ठीक है यही सच होगा। मतलब उसके खुद के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ही नहीं। आप इमेजिन कर सकते हो कि इस इंसान की ये वाला जो ये ट्रॉमा है किस तरीके से इसकी हैबिट्स में मैनिफेस्ट होता होगा। बिकॉज जो भी हम बात कर रहे हैं कि आपके बचपन में जो भी चीजें हुई थी, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर ट्रॉमा कि हीलिंग कर लो अपनी जाके, ये सीधा सीधा मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी हैबिट्स के फॉर्म में। और आपकी हैबिट्स डिक्टेट करती है कि आप अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल बन पाओगे या फिर कितना स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओगे। तो खुद इस चीज को समझो कि ये बात कितनी डीप जाती है। और लोग आपको बोलते हैं बस रेपिटेशन के थ्रू हैबिट बन जाती है, जो भी आपका पुराना गंदी हैबिट है वो ऐसी टूट जाएगी। नो, अगर आपकी टाइटनेस है जॉ में, उसकी वजह से भी आप अपनी सक्सेस को रोक रहे हो सकते हो। और सिर्फ जॉ तक लिमिटेड नहीं होती है, दिस इज जस्ट अ कॉमन एग्जांपल। ऐसी बहुत सारी टाइटनेस होती है, जैसे योगा में चक्र बोले जाते हैं कि यहां पर चक्र होते हैं। सिमिलरली अगर हम वेस्टर्न आइडिया को देखें, वेस्टर्न आइडिया बोलता है कि हमारी बॉडी में एक मसल होते हैं जिसको बोलते हैं फैशिया। तो फैशिया बेसिकली अलग अलग जगह पर उसके गठरे से बने हुए होते हैं। तो दे एक्ट ऑलमोस्ट लाइक एन आर्मर, मतलब वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरमेंट से। तो जब भी एक बच्चे को या फिर कई बार एक एडल्ट को भी ऐसा लगता है कि उसके एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जगह जगह पर आर्मर बहुत ज्यादा टाइट बन जाता है, बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। कई लोगों की चेस्ट बहुत ज्यादा टाइट होती है और वो ऐसे चल रहे होते हैं। कई लोगों की बैक में प्रॉब्लम होती है, कई लोगों की सेक्सुअल इश्यूज होते हैं। तो इस तरीके से आपका ट्रॉमा, आपका पास्ट मैनिफेस्ट हो रहा होता है बॉडी में भी। एक और एग्जाम्पल हम इसका ये ले सकते हैं कि जिस भी इंसान की बॉडी में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स फ्लो कर रहे होते हैं जो उसको ऐसा फील कराते हैं दैट ही इज नॉट लव्ड, ही इज नॉट गुड इनफ, और वो नेगेटिव फील कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तब भी उसकी बॉडी में एक ब्लॉकेज होती है कहीं ना कहीं, उसको पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया होता। तो ऐसा इंसान क्या कर रहा होता है, वो ड्रिंक करता है, वो दूसरों पर एंगर निकालता है, वो मैस्टरबेट करता है, बिकॉज उसके अंदर एक ब्लॉकेज है और उसको वो फील हो रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ बाहर निकालना है। तो वो एंगर में दिखेगा, वो मे बी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करे, हमेशा गंदे वे में नहीं दिखेगा, अच्छे वे में भी दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के बाद भी वो कहेगा कि मैं खुश नहीं हूं, मुझे अपनी बॉडी में, अपने माइंड में हजार चीजें ऐसी फील हो रही हैं जो मुझे ये बता रही है कि मैं गलत रास्ते पर हूं। और जब आप एक ऐसे इंसान की बॉडी की बायोकेमिस्ट्री को बदल देते हो और उनको ज्यादा पॉजिटिव फील कराते हो, मे बी आप उनकी लाइफ में ज्यादा लव ऐड कर देते हो, उनको आप सिखाते हो कि दोस्त कैसे बनाते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कैसे बनाते हैं, तब उनकी एनर्जी वापस से फ्रीली फ्लो होने लग जाती है। और जो भी वो कंपनसेट कर रहे थे गलत गलत हैबिट्स के फॉर्म में, वो कंपनसेशन रुक जाती है, बिकॉज उनकी बॉडी और उनका माइंड बैलेंस अचीव कर लेते हैं। और अगर मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, तो जो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं वो ज्यादा मैस्टरबेट नहीं करते हैं, ना वो ज्यादा ड्रिंक करते हैं। उसका रीजन यही होता है बिकॉज उनकी बॉडी में, उनकी माइंड में कोई भी ब्लॉकेज नहीं फील होती है। उन्हें ऐसा फील नहीं होता है कि मुझे एकदम से कुछ एनर्जी निकालने की या फिर एनर्जी लेने की जरूरत है। उनको पता होता है कि ये जो एक्सचेंज है मेरा नेचर के साथ, ये काफी हेल्दी है, मैं हंस पा रहा हूं, मैं रो पा रहा हूं और मेरे अंदर कोई भी रुकावट नहीं है लाइफ की। अब आगे बढ़ने से पहले और ये समझने से पहले कि हम अपनी बॉडी में से स्टोर्ड हैबिट्स को कैसे निकाल सकते हैं,
एक बार रीकैप कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि अभी तक हमने डिस्कस क्या किया, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने ये समझा कि अपनी आइडेंटिटी और अपनी हैबिट्स को एक दूसरे से दूर रखो। कभी भी ये मत बोलो कि अगर मैं बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता हूं तो मैं एक अल्कोहलिक हूं, अगर मैं पॉर्न देखता हूं तो मैं पॉर्न एडिक्ट हूं। नो, आपके एक्शंस में भी गलत हो, बट नेवर क्लेम योरसेल्फ टू बी दैट पर्सन, बिकॉज आप फिर उस चीज को, गंदी चीज को रियल बना रहे होते हो। कभी भी ये नहीं करना है। आपको ये समझना है कि योर हैबिट्स आर नॉट इवन रियल, यू आर रियल। आप असली चीज हो, ना कि एक बस थॉट जो आपके दिमाग में बोल रहा है कि ये कर ले वो कर ले। नो, हल्का है वो थॉट आपके आगे, तो उसको छोड़ दो। जितना आप अपनी हैबिट से लड़ने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग बनेगी, इसलिए उनको अटेंशन देना बंद करो। इस पूरे पॉइंट का पर्पस है आपको वापस से आपका सारा कंट्रोल देना। एक बार जब आप अपने दिमाग में सारी अर्जेस, सारे थॉट्स, सारी डिजायर्स को साइड करके बस प्रेजेंट में रह पाते हो, तब जो भी आपके दिमाग में उथल पुथल हो रही हो, कोई भी चीज आपको हिला ही नहीं पाएगी। और जब आपका कंट्रोल वापस से आपके पास आ गया, तब आप नीचे उतरते हो अपनी बॉडी में, और जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड हैबिट्स हैं आप उसको निकालना शुरू करते हो। और अपनी बॉडी में से हैबिट्स को निकालने के लिए मैं एक प्रोटोकॉल का यूज करता हूं, जिससे मैं बोलता हूं क्यूटी। तो C इज फॉर क्रिएटिव स्टेट, बिकॉज जब भी हम अपनी हैबिट्स के बारे में, अनकॉन्शियस पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम बेसिकली ये बोल रहे होते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज है। मे बी हम फियर में है, कोई हम इनसिक्योरिटी है हमारे अंदर, और हम उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बाय बिल्डिंग एन एक्सटर्नल हैबिट। तो एक हैबिट क्या है? एक हैबिट बेसिकली एक कंपनसेटरी मैनिफेस्टेशन है हमारी किसी कमी का। अगर मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को कोई भी प्यार नहीं करता है, फिर मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो मैं अपनी इस नेगेटिव फीलिंग को बैलेंस करने की कोशिश करता हूं बाय बिहेविंग इन अ सर्टेन वे एक्सटर्नली। मैं दूसरों के आगे एक सर्टेन वे में बिहेव करने लगूंगा, ताकि मेरी ये नेगेटिव फीलिंग जो है उसको मैं छुपाए रख सकूं, या फिर उसको मैं बैलेंस कर सकूं। तो जब भी हम ये बात कर रहे होते हैं कि आपकी एक हैबिट है, हम बेसिकली ये बोल रहे होते हैं दैट यू आर लिविंग इन अ सर्वाइवल स्टेट। आप अभी भी एक जानवर की तरह जी रहे हो। एक जानवर क्या करता है? वो बस रिप्रोड्यूस करता है, खाता है, पीता है, सोता है, एंड दैट्स ऑल। उसको बस खुद को सेफ रखना है, कि मैं सेफ रख सकूं खुद को और मैं जिंदा रख सकूं, ताकि मैं रिप्रोड्यूस करके अपनी जीन्स को आगे पास ऑन कर सकूं, एंड दैट्स इट। तो जब भी हम इस लेवल पर जिंदगी जी रहे होते हैं, जहां पर हमारा कोई भी हायर पर्पस नहीं होता, हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती, वी आर लिविंग इन द सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड का मतलब है कि मेरा फोकस जो है वो बहुत लिमिटेड है, और मेरी जो आइडेंटिटी है वो भी लिमिटेड है। मैं खुद को एक बहुत छोटा सा इंसान या फिर छोटा सा क्रीचर मान रहा हूं, और मैं दूसरे इंसान को खुद से बहुत ज्यादा डिफरेंट समझ रहा हूं। दिस इज द प्लेस ऑफ योर ईगो। यहां पर स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। यहां पर आप पूरी तरीके से अपनी बॉडी में और अपने माइंड में हो। तो जो हम क्रिएटिव स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिएटिव स्टेट इसके ऑपोजिट होती है, और वहां पर आपका फोकस बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुए रखा होता है। जैसे बुद्धिस्ट इस एक्सपेंडेड अवेयरनेस को बोलते हैं ओपन फोकस। और इसके लिए बहुत सिंपल मेडिटेशन होता है, जहां पर वो बेसिकली एक नॉर्मल पोस्चर में बैठते हैं, और वो धीरे धीरे करके अपने बॉडी के एक एक पार्ट पर अपनी अवेयरनेस लाना शुरू करते हैं। बिकॉज अगर आप ये सोचो कि जो भी हमारा साइकोलॉजिकल पैटर्न है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, उसको हम कैसे हील करते हैं? हम में भी थेरेपी में जाते हैं, हम में भी मेडिटेट करते हैं, हम हिप्नोसिस की मदद लेते हैं, हम कोई भी ऐसा तरीका चुनते हैं जिससे जो भी हमारी वो सप्रेस्ड मेमोरी, सप्रेस्ड इमोशन है, हम उसके पास वापस जा पाए और उसके ऊपर अपनी चेतना की रोशनी डाल पाए। बिकॉज अगर हमारा कोई अनकॉन्शियस बिहेवियर है और हमें पता ही नहीं है कि क्या चीजें हमें कंट्रोल कर रही हैं, जैसे ही हम उस पर अपनी कॉन्शियसनेस की लाइट डालते हैं, जैसे हम अवेयर होते हैं कि ओ, मैंने कभी भी अपना ये वाला पैटर्न पहले ऑब्जर्व नहीं किया था, जस्ट ऑब्जर्वेशन से ही हम उसको एक्सपोज कर देते हैं और उसकी पावर को कम करना शुरू कर देते हैं। ये होता है हमारा साइकोलॉजिकल पैटर्न, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का हीलिंग प्रोसेस, जस्ट बाय गिविंग इट कॉन्शियस अवेयरनेस। तभी ये बोला जाता है जस्ट ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने से शुरुआत करो। तो सिमिलरली जब भी हम बॉडी में फंसी हुई हैबिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को काफी डिटेल में ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं। हम डीप ब्रीथ करके अपने आप को पहले काम करें, और फिर आईज क्लोज करके हम ये फील करें कि हमारी बॉडी का एक एक पार्ट स्पेस में कहां पर मौजूद है, वो किस तरीके से फील हो रहा है, कितना वो टाइट है, कितना वो लटका हुआ है, कितना उसका वेट है, कितना वहां पर खून है, या फिर कितना वो मेरी बॉडी से डिस्कनेक्टेड फील होता है। जैसे बायोएनर्जेटिक्स में एक पोस्चर होता है, और वो उन लोगों के लिए होता है जो बहुत ज्यादा अपनी बॉडी से डिस्कनेक्टेड होते हैं। मतलब ट्रॉमा मिलने की वजह से, या फिर बचपन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिलने की वजह से जो एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा अपने मन में उस मेमोरी को बहुत ज्यादा नम बना देता है,
और वो बहुत ज्यादा मन में ही रहने लगता है, बिकॉज मन में इतना ज्यादा चार्ज है तो वो नीचे आ ही नहीं पाता, वो पूरी तरीके से अपनी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, वो बॉडी में अनकंफर्टेबल होता है, वो ऑकवर्ड होता है लोगों के साथ, उसको पता नहीं होता कि हाथों को कैसे रख के चलना होता है या फिर कैसे अपनी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना होता है। और जस्ट बिकॉज वो अपनी बॉडी से डिस्कनेक्टेड है, लोग उसका यूज करते हैं, वो पूरी तरीके से ग्राउंडेड नहीं है। वो एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें पूरी तरीके से प्रॉपरली सॉइल में गड़ी ही नहीं है, तो वो सीधा खड़ा ही नहीं हो पाता है, वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, वो कभी भी अपने लिए बोल नहीं पाता है। वो अगर वो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में है तो वो दूसरे इंसान को खुश नहीं कर पाता है, वो हमेशा इनसिक्योर रहता है। तो बायोएनर्जेटिक्स में बेसिकली एक पोस्चर होता है, मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ अगर फ्रेम में आए तो, जहां पर आप बेसिकली, आपने जिम में अगर आप गए हो तो आपने रोमेनियन डेडलिफ्ट देखी होगी, जहां पर आपके लेग्स काफी स्ट्रेट होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने जो एड़ियां होती हैं इनको ऊपर रखते हो और आपका पूरा जो प्रेशर होता है वो आपकी टोस पर होता है, पंजों पर होता है। और पंजों पर खड़े होने के बाद आप एक बिल्ली की तरह, जैसे आपने कार्टून में देखा होगा जब एक बिल्ली डरी हुई होती है तब वो किस तरीके से पूरा ऐसे खड़ी हो जाती है, उसके हिप्स ऊपर होते हैं, उसके पंजों पर पूरा उसका वेट होता है और उसके जो फिंगर्स होते हैं बस वो नीचे टच कर रही होती है। रेफरेंस के लिए मैं एक फोटो भी लगा दूंगा बिकॉज यहाँ पर जगह नहीं है तो आपको ऐसे में भी समझना आया हो। बट इसमें होता क्या है, जब भी हम इस पोस्चर को होल्ड कर रहे होते हैं, इस पोस्चर को होल्ड करते करते एक पॉइंट के बाद आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, आपकी हैमस्ट्रिंग्स बोलने लगती हैं। जैसे कई बार आपने स्ट्रेचिंग की होगी, लेकिन स्ट्रेचिंग में और इस पोस्चर को मेंटेन करने में डिफरेंस ये होता है, और योगा में डिफरेंस ये होता है स्ट्रेचिंग से, कि जब भी आप एक पोस्चर को होल्ड करते हो, जब भी आप अपनी बॉडी को एक सर्टेन वे में बेंड करके उसको होल्ड करते हो, तब जो भी वो बॉडी पार्ट होता है जिस पर इतना ज्यादा स्ट्रेन होता है, वहां पर आप बेसिकली पेनिट्रेट करके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहे होते हो। और जो भी वहां पर चीज फंसी हुई होती है, जो भी एनर्जी वहां पर ब्लॉक्ड होती है, आप उसको धीरे धीरे डिसॉल्व करना शुरू कर देते हो। बिकॉज जब भी हम एक बहुत लंबे समय तक किसी पोस्चर को मेंटेन करते हैं, तब वहां पर शुरुआत होती है कॉन्शियस होने से कि हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। बट एक पॉइंट के बाद जब आप होल्ड करे जा रहे हो, इंटेंशनली उसको करे जा रहे हो, वहां पर फिर जो सबकॉन्शियस है, जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है बॉडी के, वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप कॉन्शियसली ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अभी ब्रेथ को होल्ड करना है, आप होल्ड करोगे 30 सेकंड तक, मे बी 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, लेकिन एक पॉइंट के बाद इवन व्हेन यू आर चूजिंग टू होल्ड योर ब्रेथ, आपकी बॉडी बोलने लगेगी कि भाई सांस ले, सांस ले। तो जब भी ये ऑटोमेटिक प्रोसेस को हम ट्रिगर कर रहे होते हैं, वी आर बेसिकली ट्रिगरिंग आवर सबकॉन्शियस एंड आवर अनकॉन्शियस माइंड। तो बॉडी को भी ये मत समझो कि बॉडी डिफरेंट है, माइंड डिफरेंट है, बॉडी इज ऑल्सो योर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो यहां पर भी मेमोरी है, यहां पर भी ट्रॉमा, और यहां पर भी आपकी हैबिट्स फंसी हुई है। और जब आप किसी सर्टेन पोस्चर को होल्ड करते हो, या फिर बस अगर आप ये बोलो कि पोस्चर कौन कौन से होते हैं, सॉरी तो बहुत सारे होंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे, तभी योगा में इतने सारे आसन होते हैं। बट आपको इस पॉइंट पर ये समझना और कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाना कि अभी तो मैंने ये वाली चीज स्टडी नहीं की, सॉर्बिस के ऊपर एक डिफरेंट एपिसोड लाओ, एपिसोड आएगा। बट ये समझो कि मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप अटेंशन पे करना शुरू करते हो बॉडी की हर एक प्रोसेस पे, हर एक डिटेल्ड चीज पर, कि यार ये फील कैसा होता है, कितना ये भारी, कितना ये हल्का है। मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि मेरे पैर ऐसे फील होता था, बिकॉज इस पोस्चर को जब आप मेंटेन करते हो, बहुत लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि मैंने कभी भी अपने पैरों को इतना स्ट्रांगली फील ही नहीं करा था, बिकॉज मैं अपनी बॉडी से डिस्कनेक्टेड था। और सिर्फ ये पोस्चर होल्ड करने के बाद वो ज्यादा ग्राउंडेड हो जाते हैं, वो बेटर डिसीजन ले पाते हैं और वो शांत हो जाते हैं। बिकॉज एनर्जी जो होल्ड हुई पड़ी थी, जो चीज काम नहीं कर रही थी, वो फिर फ्रीली मूव करने लगती है। आपके पैर खुल जाते हैं तो उससे आपकी साइकी लूज होने लगती है। हर चीज कनेक्टेड है, आपकी बॉडी डिस्कनेक्टेड नहीं, आपकी इंटेलिजेंस है। दिस इज योर इंटेलिजेंस। सो बी अवेयर अबाउट एवरी सिंगल प्रोसेस गोइंग ऑन इन योर बॉडी। और जब भी आप ये मेडिटेट करो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि डू इट लॉन्गर देन यूजुअल। जो भी आप नॉर्मल मेडिटेशन करते हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यहां पर हर इंडिविजुअल बॉडी पार्ट पर जरूरत से ज्यादा और नॉर्मल से ज्यादा फोकस करो। बिकॉज बॉडी को खोलने में टाइम लगता है। माइंड के साथ ये होता है कि अगर आप में बस ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आ चुकी है कि ओके, मैं वो अवेयरनेस हूं जो इस पूरी दुनिया को देख रहा है, जो इस पूरे प्रोसेस को अनफोल्ड होते हुए विटनेस कर रहा है, मैं वो दृष्टा हूं जो अपने माइंड में उठे इमोशंस को और डिजायर्स को और अर्जेस को बस नोटिस करता है। तो माइंड क्या करता है, माइंड इन चीजों पर अपनी ग्रिप छोड़ देता है। तो माइंड को कंट्रोल करना इजी होता है। बट जब हम बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी के वुंड्स को हील करने के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तभी ज्यादातर लोग जो होते हैं वो योगा से दूर हो चुके हैं, बिकॉज उनके पास पेशेंस ही नहीं है। बट दिस इज वेरी इफेक्टिव, एंड मैं ये बोलूंगा कि दिस इज मोर इफेक्टिव देन जो हमारे माइंड वाले तरीके होते हैं। बिकॉज आप एक्चुअल में जो रूट है, जो आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी बॉडी के रूप में, आप सीधा वहीं पर टैप करते हो।
तो स्टार्ट पेइंग अटेंशन एंड ब्रीथ फुली। हर एक चीज के साथ प्रेजेंट रहो और देखो कि बॉडी में चल क्या रहा है। यू इज फॉर अंडरस्टैंडिंग योर करेंट पैटर्न्स, यानी जिस पॉइंट पर आप अवेयर होना शुरू हो जाते हो उसी पॉइंट से जो भी आपके पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं उनको नाम देना शुरू करो, उन पर वर्ड्स ऐड करना शुरू करो ताकि वो उतना वेग और अनकॉन्शियस ना रहे। स्टार्ट नोटिसिंग कि जो भी आपके अंदर से एक अर्ज आती है कि मैं एक बैड हैबिट को फिर से परफॉर्म करूं, मैं मैस्टरबेट करूं, मैं जंक फूड जाके खाऊं, मैं किसी को गुस्सा कर दूं, मैं लोगों को प्लीज करूं, या फिर जो भी आप जिस भी वे में कंपनसेट करते हो अपने अंदर के नेगेटिविटी को, जब भी आपके अंदर से वो आता है कि मैं कुछ करूं, कि मेरे को ये लगता है कि सामने वाला इंसान मुझे समझ नहीं रहा है या फिर मुझे वो प्यार नहीं करता, तो मैं ओवर एक्सप्लेन करूं खुद को। लेट्स से दिस इज योर बैड हैबिट। आपने क्या करना है, इंस्टेड ऑफ जस्ट रिएक्टिंग टू दिस नेगेटिविटी, आप बस उस इमोशन के साथ बैठना सीखो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है, कोई भी मुझे समझता नहीं है। जस्ट सिट विद दैट इमोशन, जस्ट सी कि वो इमोशन है क्या और वो बॉडी में कहां कहां मैनिफेस्ट करता है खुद को, किस तरीके से आपकी हार्ट बीट चेंज होती है, किस तरीके से आप स्वेट करते हो, किस तरीके से आपके पैर जो हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में आप हेल्पलेस हो और आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा वरना आप उससे निकल नहीं पाओगे। जो भी आपका पैटर्न है, विदाउट रिएक्टिंग ऑन दैट पैटर्न, जस्ट सिट। और जब आप उसको बैठ के बस देखोगे कि अच्छा ये एक इमोशन अंदर से आया, ये मेरी फीलिंग आई है कि मैं ऐसा हूं, मैं इनफ नहीं हूं, या फिर मुझे कोई भी प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। अगर आप उस इमोशन के साथ बैठते हो, होता क्या है, वो इमोशन धीरे धीरे ग्रो करने लगता है और आप ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हो और आपको खुद को रिमाइंड कराने की जरूरत है दैट दिस इज ओके। जो भी मैं अपने अंदर से ये इमोशन को फील कर रहा हूं, दिस इज नॉर्मल। और जो भी आपका इमोशन है उसको ऐसा फील करवाओ जैसे आप उसके साथ हो और वो अकेला नहीं है। अगर आप उसको ये फील कराते हो, होता क्या है, जो इमोशन एक सर्टेन एनर्जी को अपने अंदर होल्ड करके बैठा होता है, जस्ट बिकॉज आप उस इमोशन को हेड ऑन फेस करते हो, वो इमोशन रिलीज हो जाता है और जो एनर्जी ट्रैप थी आपके सर्टेन बॉडी पार्ट में, आप उस एनर्जी को रिलीज कर देते हो। यू रिलीज मोर ऑफ योर सेल्फ, यू अनलॉक मोर ऑफ योर सेल्फ जस्ट बाई डूइंग दिस। जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि हमारी पूरी 100% पोटेंशियल एक्टिवेटेड नहीं होती है किसी भी सर्टेन पॉइंट पे, ये होता है उसका मतलब कि आपकी एनर्जी, आपकी इंटेलिजेंस कई जगहों पर ट्रैप्ड है। एंड वॉट यू डू, वन बाय वन यू जस्ट अनलॉक। आप ताले खोल रहे होते हो अपने मन में और अपने शरीर में ताकि आप एक्सपैंड कर पाओ एज अ क्रिएचर, एज अ कॉन्शियस बीइंग, और आप खुद को लिमिट ना करे रखो। जब भी आप बोल रहे हो कि मैं बस इतना ही हूं, मैं बस इतना ही एक्सपीरियंस कर सकता हूं, मुझे बस इतना ही प्यार मिल सकता है, मैं बस इतना ही कमा सकता हूं, दिस इज हु यू आर। आप अपनी पोटेंशियल को लिमिट करते हो। लेकिन जब आप अपने ही पैटर्न्स को, अपनी ही कमियों को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हो एंड यू जस्ट सिट विद देम, तब आप उनकी सारी हवा निकाल देते हो। आप इमोशन को रिलीज करके जो भी उसके नीचे अंडरलाइन ट्रैप्ड एनर्जी थी, आप उसको फ्रीली फ्लो होने का मौका देते हो। आप शिव को वहां पर मैनिफेस्ट करके शक्ति को फ्रीली फ्लो करने देते हो। आप शक्ति को आजाद कर देते हो एंड शक्ति क्या करती है, शक्ति आपको हर वो चीज दे देती है जो आप डिजायर करते हो, बिकॉज डिजायर इज फेमिनिन, डिजायर इज शक्ति। अगर शक्ति फ्रीली फ्लो हो रही है तो आप पैसा भी कमा पाओगे, आपको दुनिया में हर मटेरियल चीज जो चाहिए वो इजीली मिल जाएगी। बट फर्स्ट यू हैव टू बी कॉन्शियस। कॉन्शियस होने का मतलब यह है कि मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करता। आई एम अवेयर of my positive as well as my negative. T is for teaching yourself new emotions and new patterns. C, thoughts are the language of your mind and your emotions are the language of your body. और इसका मतलब ये भी है कि अगर हम अपनी बॉडी के फ्लेवर को, अपनी बॉडी की वोकैबुलरी को चेंज करना चाहते हैं तो वो बस सोच के थ्रू नहीं हो सकता है। सोच का काम बस ये है कि वो हमारी बॉडी को और हमारी स्पिरिट को एक डायरेक्शन दे कि हमें जाना कहाँ है, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी। बट अगर हम किसी इमोशन को अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकते, then that's a problem. अगर हम चाहते हैं कि हम एक नई स्टेट में रहें, तो जब हमने पुराने इमोशंस को डिसॉल्व कर दिया बाय पेइंग अटेंशन टू देम एंड एक्सपोजिंग देम, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने आप को बोलना है इवन व्हेन आई एम नॉट फेमिलियर विद बीइंग सो मच हैप्पी, बीइंग दिस जॉयफुल, अगर मेरे को आदत भी नहीं है उन दोस्तों के अराउंड हैंग आउट करने की जो एक्चुअल में मेरी केयर करते हो, फिर भी मुझे उस फ्रीक्वेंसी पर रहना है जहां पर मुझे ये सब चीजें मिल पाए, जहां पर मैं इन सब चीजों को वेलकम कर पाऊं। आपको इस चीज का वेट नहीं करना है कि अच्छे दोस्त कब आएंगे, अच्छे बिजनेस पार्टनर्स कब आएंगे, अच्छा पार्टनर कब आएगा, लोग मुझे प्यार कब करेंगे। आपको पहले वो इंसान बनना है जिसके पास ये सारी चीजें होती हैं।
और वैसा इंसान बनने के लिए यू नीड टू कंज्यूम डिफरेंट थिंग्स, यू नीड टू लिव इन अ डिफरेंट स्टेट। आपको खुद को रिमाइंड कराना होता है कि मैं एक सर्टेन तरह की बुक पढ़ता हूं, एक सर्टेन तरह की डॉक्यूमेंट्री, मूवी या फिर मैं गाने ऐसे सुनता हूं जो वापस से मेरे को वहीं ले जाते हैं जहां पर मुझे होना चाहिए। जो भी चीज आपको आपके आइडियल वर्जन की विजुअलाइजेशन और उसकी फीलिंग से दूर ले जाती है, वो चीज गलत है। उस चीज के साथ आपने हैंग आउट नहीं करना, उस चीज को आपने एंटरटेन नहीं करना, चाहे वो आपके पुराने मीडिया कंजम्पशन का पैटर्न हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपकी फैमिली हो। यू नीड टू डिटैच योर सेल्फ एंड क्लोज योर ईयर्स, क्लोज योर आईज, ताकि आपकी बॉडी में वो चीज घुस ही ना पाए। इस तरह के इमोशंस बॉडी में मेंटेन करने का तरीका ही यही होता है कि जिस तरीके से आपकी बॉडी मूव करती है और जो भी आपकी बॉडी में जाता है वो चेंज हो जाए। यानी अगर आप एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी में वो वाले केमिकल्स रिलीज करवाते हो, अगर आप मेडिटेट करके अपनी बॉडी में वो वाले केमिकल्स रिलीज करवाते हो, अगर आप दूसरों की मदद करते हो, अगर आप जब भी बाहर निकलते हो आप किसी डॉगी को कोई खाना खिला देते हो, कुछ गाय को दे देते हो, आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तब आप इस इमोशनल स्टेट में रहते हो। और वो बस आपके माइंड तक लिमिटेड नहीं होता, वो बॉडी में हमेशा फैला हुआ होता है कि दिस इज हु आई एम, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, आई एम समवन यूजफुल इन दिस वर्ल्ड। मैं दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं एवी नहीं दुनिया में बस एग्जिस्ट कर रहा हूं, दूसरे के पैसों पे, दूसरे के मेहनत पे नहीं खा रहा हूं। मैं खुद यहां पर एग्जिस्ट करता हूं एक इंडिविजुअल की तरह, और एक ऐसा इंडिविजुअल जो पूरे मैक्रो में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपका ये एक्चुअल में सेल्फ बिलीफ बन जाता है और आप उसको एक्ट करना शुरू कर देते हो, तब वो इमोशंस मेंटेन होते हैं। आई इज फॉर आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट मोमेंट यू स्टार्ट टू लूज अवेयरनेस। जब भी आप खुद को बदलने की कोशिश करोगे, अपनी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करोगे, तब ये पूरा प्रोसेस एक सीधी लाइन की तरह नहीं दिखेगा। बिकॉज होगा क्या, आप कई बार ये नोटिस करोगे कि यार मुझे खुद को चेंज करना था, मुझे अपनी इस बुरी हैबिट को बदलना था और ये हैबिट मेरी पूरी लाइफ को खराब कर रही है, बट मैं फिर इतना ज्यादा इसकी तरफ इंक्लाइंड हूं, मेरे अंदर फिर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हर्ट जा रही है कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तो मैं ये कर देता हूं। आपने वहां पर क्या करना है, आपने उस मोमेंट में भी प्रेजेंट रहना है। एंड लास्टली, इज फॉर एम्ब्रेसिंग अ पॉजिटिव स्टेट। शैतान ये चाहता है कि आप हमेशा झूठ की तरफ, हेल्पलेसनेस की तरफ और नेगेटिव इमोशंस की तरफ जाओ। आप हमेशा कंप्लेन करते रहो कि आपकी लाइफ में कभी भी आपको वो नहीं मिला है जो आप चाहते थे। बट सच का रास्ता होता है जॉय का रास्ता, खुशी का रास्ता, ग्रेटफुलनेस का रास्ता। और अगर आप अपने अंदर नेगेटिविटी को भर के रखते हो तो आप कभी भी वो चीजें कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आपको बर्न आउट करती है। नेगेटिविटी आग की तरह होती है। आग के ऊपर अगर आप एक ब्रेड का टुकड़ा रखते हो, एक तवे पर रखते हो, वो कुछ टाइम तक सिकता है, टेस्टी होता है, लेकिन फिर वो जल जाता है। हम ये अज्यूम करते हैं कि जब भी हम अपने फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, अपने डरों से ऑपरेट, अपने इनसिक्योरिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ सही जाएगी, बिकॉज हमें पता है कि दुनिया ऐसी होती है, हमें डर में रहना चाहिए, नहीं तो लोग हमें हर्ट करेंगे। अगर ये हमारा सोर्स है कुछ भी एक्शन लेने का, डर, तो हमारा जो एक्शन होता है वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड रह जाता है। हम लोगों पर उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर फेथ नहीं होता कि जो भी मैं सोच रहा हूं, जो भी मेरा सपना है, जो भी मैं करना चाहता हूं, अगर मैं हर चीज छोड़ के पीछे बड़े से बड़ा रिस्क लेके अगर मैं इस चीज में आ जाऊं तो ये हो जाएगा। हमारे अंदर कभी भी सर्टेनिटी नहीं आती है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी हैबिट्स को बदलें, अपनी लाइफ को बदलें, अपनी डेस्टिनी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले आए, हमें पॉजिटिव होने की जरूरत है। मैंने आपको बहुत बार ये बोला है कि अपने आप को टोटली हील करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई भी फियर, कोई भी इनसिक्योरिटीज नहीं है, तो आप अपने बहुत सारा फ्यूल को लूज कर रहे हो। मतलब मैं ये बोलता हूं कि आपके नीचे लोअर इमोशंस कहीं हो, आपके अंदर फियर भी हो, इनसिक्योरिटीज भी हो, बट आपके अंदर बहुत ज्यादा इमेंस लेवल में पॉजिटिव इमोशंस भी हो, ताकि ये दोनों चीजें बैलेंस हो पाए। आप ये सोच सकते हो कि दोनों चीजें पॉसिबल कैसे होंगी, लेकिन मैं आपको हमेशा यही बोल रहा होता हूं कि आप इनसिक्योर भी हो सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो। एक जो मीडियोकर माइंड होता है उसी को ये लगता है कि ऑपोजिट साथ में ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज उसकी बॉडी और उसकी माइंड ट्रेंड नहीं है इतनी पोटेंट चीजों को साथ में होल्ड करने के लिए। आपको ट्रेन करना होता है अपनी बॉडी को, अपने माइंड को इन प्रैक्टिसेस के थ्रू, जहां पर दोनों ऑपोजिट्स आपकी बॉडी और आपके माइंड में अपना घर बना पाए। और आपको पता है जब भी ऑपोजिट्स मिलते हैं, जब भी माइनस और प्लस मिलता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन मिलता है, तब कितना बड़ा स्पार्क होता है। वहीं पर मैजिक है। और आप अपनी लाइफ में मैजिक को मिस कर रहे हो, बिकॉज आप बस एक एक्सट्रीम पर हो और आप दूसरे एक्सट्रीम को मिस कर रहे हो। आप अपने आप को या तो बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो और अपनी वल्नरेबिलिटी के टच में नहीं हो, या फिर आप बस खुद को वीक बोलते हो, आप नेगेटिव रहते हो, और आप आपकी जो मैजिक वाली साइड है, जो
कुछ भी क्रिएट कर सकती है जो वो चाहे, आप उसके टच में नहीं हो। सम इम्बैलेंसेस गोइंग ऑन विद इन यू, और तभी आप खुद को चेंज नहीं कर पाते हो। जैसे थोड़े दिन पहले जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग स्टडी मिली। और जापान की एक स्टडी थी जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स के दो ग्रुप्स लिए गए। एक ग्रुप को एक कॉमेडी शो दिखाया गया और उनके मूड को इनहेंस करा गया, जबकि दूसरे ग्रुप को एक बहुत बोरिंग सा लेक्चर सुनाया गया और उनका इमोशनल स्टेट को नीचे ले जाया गया। यानी ये समझो कि एक ग्रुप है वो बहुत ज्यादा खुश फील कर रहा है ऑलरेडी अगले स्टेप में जाने से पहले, और दूसरा ग्रुप जो है वो बहुत ही डल हो चुका है अगले स्टेप में जाने से पहले। और अगले स्टेप में उनको एक बहुत डिलिशियस और हैवी मील खिलाई जाती है, जिसके इमीडिएटली बाद उनके ब्लड शुगर को टेस्ट करा जाता है। और तब ये पता चला कि जो ग्रुप खाना खाने से पहले बहुत ज्यादा खुश थे, उन्होंने बहुत ज्यादा हंसी मजाक वाला कोई सीरियल देखा था, उनका ब्लड शुगर दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में आधा था। और उनकी बॉडी में 23 डिफरेंट जीन्स खुद को डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर पाए, बिकॉज उनका इमोशनल स्टेट बेटर था। तो लाइफ को जीने का जो सोर्स होता है हमारा, जो हमारे काम करने का वाई होता है, वो हमेशा लव, जॉय, हैप्पीनेस, इस तरह के इमोशनल स्टेट से आना चाहिए। और जो भी हमारी इनसिक्योरिटी होती है, जो भी हमारा फियर होता है, वो स्प्रिंकल की तरह हमें बस अपने खाने के ऊपर डालना होता है कि पूरी जो मील है वो प्यार से बनी है, वो पॉजिटिव इमोशन से बनी है, बट मैं कुछ स्प्रिंकल कर देता हूँ फियर और इनसिक्योरिटी, ताकि मैं इस पूरे प्रोसेस में देर ना लगाऊं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने गोल्स के पास जाऊं और मैं ग्राउंडेड रहूं। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, मेरे को फेम मिल जाता है, तब भी मेरे अंदर कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ डर हो, चाहे वो गॉड का डर हो, किसी भी चीज का डर हो, वो होना चाहिए ताकि मैं जमीन पर रहूं। तो स्प्रिंकल करना होता है, बस कॉन्डिमेंट की तरह यूज करना होता है हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को, और जो मेन पूरी फुल मील होती है, दैट शुड बी पॉजिटिव।